हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी, अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आठवां चैप्टर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में आने के प्रमुख कारण क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में आने के प्रमुख कारण क्या है। विश्व के प्रत्येक देश एक या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होते हैं। तो विश्व माने दुनिया के प्रत्येक देश है एक या अन्य वस्तुएं, जैसे एक वस्तु में पारंगत होते हैं और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में क्या होता है, विशिष्टीकरण प्राप्त होते हैं। यही विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यह विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। आप समझ गए दोस्तों कि विश्व के प्रत्येक देश एक या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होते हैं और यही विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। माने कोई देश है कपड़े का उत्पादन कर रहा है तो कपड़े का करेगा, कोई है गेहूं का उत्पादन कर रहा था गेहूं का है, कोई मक्का करेगा तो मक्का का ही है। तो यही विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या बनता है दोस्तों, आधार बनता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। पहला कारण है आपका राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो क्या है, पहला कारण है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, माने किसी देश के पास कोई चीज़ है और किसी देश के पास वो चीज़ नहीं है। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल है बहुत सारे, जैसे कुवैत हो गया, ईरान हो गया, है ना, इस सब के देश के पास है। बट उनके पास जैसे जल के जो स्रोत है ना, बहुत सारे जो चीज़ है उनके पास नहीं है। जनसंख्या का आकार है, दूसरा पॉइंट क्या है, जनसंख्या का आकार। तीसरा है आर्थिक विकास की अवस्था और चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। तो चौथा क्या है, विदेशी निवेश की सीमा और पांचवा है आपका दोस्तों परिवहन। तो ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में आने के प्रमुख कारण क्या क्या है, मैं आपको बता दें। पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दूसरा है जनसंख्या का आकार, तीसरा है आर्थिक विकास की अवस्था, चौथा है विदेशी निवेश की सीमा, पांचवा है परिवहन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार, जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क खत्म करना, तो इसे ही मुक्त व्यापार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुक्त कर देना मतलब फ्री कर देना। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक जो बाधाएं है हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क हो गया, है ना, जो टैक्स बोलते एक तरीके से खत्म करना, तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मुक्त व्यापार हो रहा है। क्वेश्चन तीसरा, व्यापार संतुलन से क्या से व्यापार संतुलन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है व्यापार संतुलन से क्या से, माने व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, और व्यापार संतुलन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों आंसर में आपका क्या दे रखा है। एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं भेजता है या कुछ वस्तुएं या सेवाओं को अपने देश से मंगाता है, इसी को आयात व निर्यात के अंतर को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यापार संतुलन कहते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों कि व्यापार संतुलन कहते हैं क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई देश से, जैसे मान लो एक पेन का एग्जाम्पल है ले लेते हैं। तो मैं पेन जैसे यूरोप से या इंग्लैंड से मंगाता हूँ, तो क्या हो गया कि यूरोप से मैं क्या बनता हूँ, पेन मंगाता हूँ, आयात किया, और मैं अपने इंडिया से क्या करता हूँ, गेहूँ को निर्यात किया। तो इसी आयात और निर्यात के अंदर क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। एक देश दूसरे देशों को कुछ वस्तुएं या सेवाएं भेजता है या कुछ वस्तुएं सेवाएं को अपने देश से मंगाता है, इसी को आयात व निर्यात को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापार संतुलन कहते हैं। तो बहुत सारे जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से आता है दोस्तों, विदेशों से मंगाया जाता है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे देशों से अलग अलग देशों में जाता है दोस्तों। व्यापार संतुलन दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक तो ऋणात्मक संतुलन होता है, एक धनात्मक संतुलन होता है।
तो क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक संतुलन, देश दूसरे देशों से वस्तुओं की खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेच करके मूल्य प्राप्त करता है। अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। जो आयात का मूल्य होता है वो निर्यात के मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। माना जो वस्तुएं विदेशों से जो मंगाया है उसकी जो कीमत है क्या है दोस्तों, अधिक होता है, और निर्यात के मूल्य क्या होता है दोस्तों, कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने देश का गेहूं का। तो भारत ने क्या किया, इंग्लैंड को गेहूं बेच दिया कितने रुपए में, मान लो 25 रुपये में गेहूं बेच दिया। और वहाँ से ब्रेड कितने रुपए में मंगाया, जो खाने वाले जो ब्रेड होता है, मैं एक एग्जांपल लेता दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। तो वहाँ से मैंने 25 में गेहूं बेच दिया और 30 रुपये में वो मंगाया। तो हमें क्या करना पड़ा कि 5 रुपये अधिक खर्च करना पड़ा उस ब्रेड को मंगाने के लिए। उसी को बोलते हैं दोस्तों ऋणात्मक संतुलन, क्योंकि हमें क्या है, 5 रुपये घाटे में जा रहा है, 5 रुपये हमें देना पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ऋणात्मक संतुलन। देश दूसरे देशों से वस्तुओं की खरीदने पर माने उस मूल्य से अधिक खर्च करता है। जैसे मैंने ब्रेड खरीदा तो हमें 30 रुपये खर्च करना पड़ा, और इंग्लैंड को हमें 25 रुपये में हमें गेहूँ हमने बेचा। तो हमें कितने रुपये, मैंने 5 रुपये का घाटा हुआ। इसी को बोलते हैं ऋणात्मक संतुलन। और अपनी वस्तुओं को बेच करके मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, धनात्मक संतुलन। तो धनात्मक संतुलन क्या होता है, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो यह धनात्मक व्यापार संतुलन है। वही एग्जांपल ले लेते दोस्तों, जैसे हमने किसकी बात किया, जैसे गेहूं का। तो गेहूं हमने 25 रुपये में बेचा, है ना, और 20 रुपये में ब्रेड मंगाया। तो हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, है ना, 5 रुपये की फायदा हुआ। तो उसी को बोलते हैं धनात्मक संतुलन। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है, तो निर्यात का मूल्य कितना है दोस्तों, 25 रुपये, और आयात के मूल्य कितना है, 20 रुपये। तो यह क्या होता है, धनात्मक व्यापार संतुलन है। अब वर्ड से मतलब धनात्मक माना फायदा होना, लाभ होना। तो लाभ यहाँ पे कितना हुआ, 5। यही एग्जाम्पल लिया हूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक संतुलन क्या होता है और धनात्मक संतुलन क्या होता है। मार्ग पतन एवं आत्रोपो पतन में क्या अंतर है। तो मार्ग पतन एवं आत्रोपो पतन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं। अंतर कभी भी आएगा तो दो भागों में आपको डिवाइड करना है। ये मार्ग पतन है, ये आंत्रपो पतन है। तो मार्ग पतन क्या है, समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, और इन पतनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होता है। जो समुद्री मार्ग पर क्या होता है, विश्राम केंद्र के रूप में, और इन पतनों पर विभिन्न देशों से निर्यात वस्तुएं लाई जाती है। यहाँ पर जहाज ईंधन, जल एवं भोजन के लिए लंगर डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जहाज ईंधन के लिए, जल के लिए, भोजन के लिए लंगर डालते हैं, एकत्र की जाती है, और वह अन्य देशों को भेज दी जाती है। तो आपको समझ में आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, ये पतन क्या होता है कि इन पतनों में विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है और एकत्र की जाई अन्य देशों को भेज दी जाती है, जैसे होनोलुलु एवं सिंगापुर, है ना। तो मार्ग पतन में क्या है दोस्तों, होनोलुलु और एवं सिंगापुर। और जैसे यहाँ पे आंत्रपो पतन में क्या होता है, जैसे यूरोप हो गया और रोटरडम एवं कोपेनहेगन। मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण एवं दोष बताइए। तो मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण दोष बताइए। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क खत्म करना, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुक्त व्यापार कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है और जैसे सीमा शुल्क खत्म करना, तो इसे मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके गुण और दोष क्या है दोस्तों, वो समझ लेते हैं। गुण है आपका, घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो घरेलू जो उत्पाद है, जो घरेलू जो वस्तु का उत्पादन होता है, और जो सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, मैंने कंपटीशन मिलता है।
जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होता है, वृद्धि होती है, माने अच्छा से अच्छा वस्तु बनाया जाए। और व्यापार में भी क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। आगे क्या है, इसका दोष क्या है दोस्तों, दोष है विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को अनेक बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं। तो इसका दोष है कि जो विकासशील देश है, जैसे बहुत सारे जो देश विकासशील मतलब विकसित हो रहा है धीरे धीरे, तो समुचित विकास न होने के कारण मतलब पूरा विकास मैंने हर चीज़ वस्तुओं का मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो जो विकसित जो देश होता है, उस देश विकासशील देश में उस वस्तुओं को बेच देते हैं और उनके बाजार में अधिक मात्रा में भेज देते हैं जो चीज़ वस्तुओं की जो कमी होता है, जिससे जो विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और उनके अपने उद्योग मतलब जो इंडस्ट्री होता है वो बंद होने लगते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले ले कि कोई विकासशील देश है और वहाँ पे कपड़े का मैन्युफैक्चर बहुत ही कम होता है, तो जो विकसित देश है वो कपड़े का उत्पादन बाज़ार में अधिक से अधिक वहाँ अपने देश से भेज दे, और जो विकासशील देश थोड़ा बहुत जो भी मैन्युफैक्चर करता था तो धीरे धीरे कि वहाँ के कपड़े को नहीं खरीदेंगे लोग और विदेशी कपड़ों को खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ के इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे, तो जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और उनके अपने उद्योग बंद होने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।